लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सिंपल टेबल ऑर्गेनाइजेशन ना, ब्लॉक, नॉन ब्लॉक, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज और हम यहाँ पर ऑपरेशंस भी देखे थे। नेक्स्ट था सिंपल टेबल ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हमने डिस्कस किया था लीनियर लिस्ट और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना। तो जो कि हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एरे होता है वो टू टाइप से हो सकता है, या तो ऑर्डर्ड हुआ और दूसरा अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड जो डेट एरे हुआ, ऑर्डर्ड एरे का जो एडवांटेज है वो ये है कि हम इसको यूज करते हैं लार्ज डेटा सेट के लिए। मतलब यदि हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एलिमेंट्स है देन हम वहां पर ऑर्डर्ड एरे यूज करेंगे। क्लियर? यदि हमारे पास, ठीक है, यदि हमारे पास डेटा सेट छोटा है या फिर नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स कैसे कम है, देन हमें ऑर्डर्ड एरे की जरूरत नहीं है, हम अनऑर्डर्ड से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉल डेटा सेट के लिए कौन काम आएगा? अनऑर्डर्ड। क्योंकि ऑर्डर्ड में हो क्या रहा है कि जो भी हमारी सिंबल टेबल बनेगी, ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि सपोज दैट यहाँ पर एक्स रखा हुआ है, यहाँ पर वाई रखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे एस एस को क्या करना है? इंसर्ट करना है। ठीक है, एस को इंसर्ट करने के लिए मुझे वन बाय वन हर एक स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा? मैच करना पड़ेगा एस से। ठीक है, तो मैं सबसे मैच करूंगा, इससे ही मैच करूंगा, इससे ही मैच करूंगा, सबसे मैच करूंगा। ठीक है, और जिस लोकेशन पर एस हमारा फिट होगा, ठीक है, उस लोकेशन के पहले हम उसको क्या कर देंगे? इंसर्ट कर देंगे पूरी की पूरी एंट्री को। तो क्या होगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हमारे बी से लेके जेड तक की सारी एंट्रीज, मतलब 25 एंट्रीज सिंबल टेबल में रखी हुई हैं, और एक नया नई एंट्री आ गई स्मॉल ए, जो स्ट्रिंग है स्मॉल ए या फिर आइडेंटिफायर है स्मॉल ए, तो मुझे इसको इंसर्ट करना है। ठीक है, तो मैंने चेक किया बी से, ठीक है, तो देखा जो बी से छोटा है, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे पहले नंबर पे। ठीक है, ये तो बेस्ट केस हो गया। वर्स्ट केस में क्या होगा कि हमारे पास एंट्री है ए से लेके वाई तक, ठीक है, ये एंट्रीज हमारी सिंबल टेबल में रखी हुई है, और इसके बाद हमारे पास आ गया एक एलिमेंट जेड। ठीक है, तो इस जेड को पहले मुझे ए से कंपेयर करना पड़ेगा, देन बी से कंपेयर करना पड़ेगा, देन सी से वाई तक हमें कंपेयर करना पड़ेगा, देन लास्ट में हम क्या कर पाएंगे? जेड पुटअप कर पाएंगे। ठीक है, मतलब इंसर्ट करने के पहले हमें 25 टाइम्स हमें क्या करना पड़ा? कंपैरिजन परफॉर्म करना पड़ा। ठीक है, तो ये तो 25 हम कैरेक्टर की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज रखी हुई होंगी सिंबल टेबल में वो फॉलो करती हैं लेक्सिकोग्राफिकल मॉडल या फिर लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। ठीक है, इस ऑर्डर पर ये सारे के सारे क्या होते हैं? रखे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले ए ए ए वाले वर्ड्स आएंगे, देन ए बी वाले आएंगे, देन सी, देन इसके बाद फिर बी स्टार्ट होगा। तो ऐसे 1000 और लाख्स में क्या होंगे? एंट्रीज होंगी। तो यदि मुझे किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, सो हमें क्या, सो ये तो किसकी बात हुई? ऑर्डर्ड एरे की बात हुई। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, कि जब भी हम सिंबल टेबल में एंट्रीज पुटअप करते हैं तब हमें क्या करना पड़ता है? कंपैरिजन करना पड़ता है। लेकिन वन टाइम आफ्टर इंसर्शन, जैसे ही इंसर्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको फैच करने में कोई दिक्कत नहीं आती, आप इजीली फैच कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स कैसे ऑर्डर्ड है, आपको सारे एलिमेंट से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उतने ही एलिमेंट से कंपेयर करने की जरूरत है जितने इस कैरेक्टर से ऊपर तक है, बस। ठीक है, मतलब कि i-1 एलिमेंट से कंपेयर करने की जरूरत है यदि इंडेक्स 1 है तो। ठीक है, सो ये हुई ऑर्डर्ड की। अब अनऑर्डर्ड में क्या होगा? छोटा डेटा सेट होगा, देन इस केस में आपको
इंसर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे सपोज पहले एक्स आ गया, देन वाई आ गया, देन ए आ गया, देन बी आ गया, देन सी आ गया, ठीक है। अनऑर्डर ऑर्डर में तो किसी भी ऑर्डर में रहेंगे, ठीक है। बट जब आपको सर्चिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी ना, तो आपको सपोज सी को बी को सर्च करना है, तो बी को एक्स से कंपेयर करोगे, बाय से करोगे, ए से करोगे, देन इस तरीके से आप कंपेरिजन परफॉर्म करोगे, देन आपको बी मिलेगा। तो इसमें लास्ट में टाइम लगेगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इंसर्शन तक टाइम नहीं लगता, लेकिन जब आप कंपेरिजन परफॉर्म, जब आपको सर्च लुकअप में टाइम लगता है। इंसर्ट में इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तब टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब आप लुकअप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तब आपको टाइम लगेगा इसमें, अनऑर्डर्ड में, ठीक है। तो ये दोनों के अलग अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड एरे के लिए। इसके बाद था हमारा, सभी को पता है ना एरे में इंसर्शन और डिलीशन कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। सपोज दैट ये एरे है, ठीक है। मैं सिंबल टेबल की एंट्री तो ले सकता हूँ, लेकिन बहुत लंबा पड़ेगा, ठीक है। यदि मैं एरे बनाऊंगा तो इस तरीके से बनेगा वो एरे, ठीक है। ये एरे बनेगा, ठीक है। ये 7 एट्रीब्यूट्स होंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से, जिसमें होगा नेम, साइज, टाइप, वैल्यू, डायमेंशन, लाइन ऑफ डिक्लेरेशन, लाइन ऑफ यूसेज, ये सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। इसका इंडेक्स होगा 0। ये एरे हमारा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ना एरे 2 टाइप्स का होगा, या तो ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड, ठीक है। सो ये एंट्रीज रखी हुई है एरे में। सपोज दैट यदि आपको किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है, ठीक है, सभी को पता है यदि मुझे इंसर्शन परफॉर्म करना है एरे में, ठीक है, तो इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सपोज दैट आपको ith पोजीशन पर करना है, ठीक है, ith पोजीशन पर इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस एलिमेंट को यहाँ पर आगे की तरफ क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इस i+1 को i+2 पर रखना पड़ेगा। फिर जब शिफ्ट करोगे ना, यहाँ से ith वाले एलिमेंट को साथ सबको शिफ्ट करोगे ना, ये हो जाएगा n+1, नीचे आ जाएगा, एक नया ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। और जो एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप कहीं भी इंसर्ट कर सकते हो एरे में, ठीक है। इसके बाद डिलीशन भी, यदि आपने डिलीशन परफॉर्म कर दिया एरे में, ठीक है, डिलीशन परफॉर्म करोगे, सपोज दैट आपने आई को डिलीट कर दिया, ठीक है, आई को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, क्लियर, डिलीट कर दिया आपने आई को। देन इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला एलिमेंट यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब आई वाला हो जाएगा i-1, ठीक है। और आई, यदि हम किसी एलिमेंट एंट्री को डिलीट करते हैं तो प्रीवियस एंट्रीज क्या हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी आगे की तरफ, है ना। ये होता है डिलीशन। लेकिन हमारी जो सिंबल टेबल होगी वहां से हमें डिलीट तो कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ इंसर्ट ही करना है और लुकअप ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना। यहाँ पर डिलीशन का कोई रोल नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि डिलीशन कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और इंसर्शन भी डायरेक्ट 1 बाय 1 लास्ट में इंसर्ट करना है, क्योंकि अनऑर्डर्ड के फॉर्म में। यदि ऑर्डर्ड होगा देन आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ये जो मैंने केस बताया ये ऑर्डर्ड के लिए है, ध्यान रखना। ये मैंने किसके लिए बताया, ऑर्डर्ड के लिए, कि यदि मुझे सपोज दैट बी के जस्ट बाद मुझे क्या करना है, सी इंसर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, डी था, ठीक है, इसलिए हम इसको शिफ्ट कर रहे थे, ठीक है, नीचे की तरफ, क्लियर। तो ये याद रखना, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। यदि अनऑर्डर्ड होता तो हम डायरेक्ट लास्ट में पुटअप करते जो भी एंट्री आती, ठीक है। सो ये था हमारा एरे का इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। इसके बाद हायरार्किकल में मैंने आप लोगों को इतना तो बता ही दिया था कि जो बाइनरी सर्च ट्री होता है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वर्स्ट केस होता है ऑर्डर ऑफ एन। क्यों होती है, मैंने आपको रीजन बताया था कि सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, यदि रूट नोड से लेस देन है तो सारे एलिमेंट लेफ्ट साइड पर लाई कर जाएंगे, है ना।
तो एक लेटर फॉर्म में बन जाएगा और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, यदि एन एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या लाए, एबीआई ट्री, जिसे बोलते हैं हाइट बैलेंस ट्री। ठीक है, ए फॉर एडल्शन, बी फॉर वेनेस्की और एल फॉर लैंडिस, है ना। इन्होंने इसको कोऑर्डिनेट किया था हाइट बैलेंस ट्री को। ठीक है, और ये क्या करता है, ऑर्डर ऑफ लॉग बेस टू एन टाइम में इसको हम सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्शन परफॉर्म कर सकते हैं और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एबीआई ट्री में। ठीक है, हमने जो हमारा थर्ड था हैश टेबल, जहां पर हैश फंक्शन या फिर मैपिंग फंक्शन यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम बहुत ही कम समय में लार्ज से लार्ज डेटा सेट को हम क्या कर सकते हैं, इन सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा कि ये हैश फंक्शन कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर है 18 ESKCS001। ठीक है, अब यदि आपका आईटी है तो IT001। अब इस रोल नंबर को देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ 18, तो 18 रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर को, ई रिप्रेजेंट करता है इंजीनियरिंग को। ठीक है, और एस के रिप्रेजेंट कर रहा है आपके कॉलेज को, SKIT को। ठीक है, फिर और सी एस है आपकी ब्रांच, और 001 रिप्रेजेंट कर रहा है रोल नंबर को। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो 3 डिजिट रोल नंबर के लिए दी हुई है, वो इसलिए दी हुई है क्योंकि हमारे क्लास की स्ट्रेंथ, यदि मैं ABCD चारों सेक्शन मिला दूं मैं CS के, तो भी 240 या फिर 300 स्टूडेंट्स होंगे, मतलब 999 से ज्यादा नहीं जाने वाले, तो 3 डिजिट में काम हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से क्या किया कि जब भी आप रोल नंबर एंटर करोगे, जब भी आप रिजल्ट देखोगे आप अपना, तो जैसे आपने 18 ईयर्स के लिखा पूरा, तो ये अपने ऑटोमेटिक क्या करेगा, ईयर वाले में चले जाएगा, ईयर वाली टेबल में जाएगा 2018 में। देन उसके बाद 18 के बाद ई फॉर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग वाली टेबल में जाएगा, जिसे हम बोलते हैं बीटेक। और फिर उसके बाद चला जाएगा वो कॉलेज में, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज है ना, 1000 कॉलेजेस हैं, तो SKIT में जाएगा। SKIT के बाद भी 7-8 ब्रांचें हैं, तो फिर वो जाएगा CS ब्रांच में। अब CS ब्रांच के बाद, अब CS ब्रांच में 300 बच्चे हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर बच्चे की क्या कर लेगा, वो एंट्री को कैच कर लेगा। ठीक है, तो मतलब मुझे PhD वाले, MBA, MTech, बी फार्मा, इन सब के स्टूडेंट्स को रीड करने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे बैच 2000 का डेटा फैच करने की जरूरत है, ना ही 2020 का डेटा फैच करने की जरूरत है, ना ही मुझे SKIT के अलावा दूसरे कॉलेजेस को रीड करने की जरूरत है, ना ही मुझे MEIT सिविल इन ब्रांच को रीड करने की जरूरत है। ठीक है, तो इन सब सारे जो अननेसेसरी अननेसेसरी रीड ऑपरेशंस है, ठीक है, उन उनसे हम क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं जिसे। ठीक है, या फिर अननेसेसरी लुकअप ऑपरेशन से हम क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो हैश फंक्शन ये रोल प्ले करता है। क्लियर है? सो सबको समझ में आया होगा कि हैश फंक्शन कैसे काम कर रहा है। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि कैसे काम करता है। डेटा स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा वैसे। ठीक है, इसके बाद एडिट में आपको बता चुका हूँ, है ना। लिंक लिस्ट बताता हूँ मैं आप लोगों को। लिंक लिस्ट में क्या होगा, ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट की मैं बात करूं तो एक हेड होगा। ठीक है, हेडर वो इनिशियल नोड होता है जो लिंक लिस्ट को स्टार्ट करता है। ठीक है, एक हेडर पॉइंटर होगा जो फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा, और फर्स्ट नोड में सारे के सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, और एक एट्रीब्यूट और ऐड हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं नेक्स्ट पॉइंटर। तो एक्स, सपोज एक्स हमारा एक एलिमेंट है, डेटा एलिमेंट। तो एक्स क्या आइडेंटिफायर है, उसका नाम हो गया। देन उसके बाद उसकी साइज होगी, टाइप होगा, वैल्यू होगी, लाइन ऑफ डिक्लेरेशन होगा, लाइन ऑफ यूजेस होगा। ठीक है, ये सारे एट्रीब्यूट्स होंगे इस पर्टिकुलर नोड के अंदर। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंटर नोड होगा जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा। क्लियर? इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंटर नोड, पॉइंटर फील्ड होगी सभी नोड के अंदर। ठीक है, और लास्ट वाले नोड के अंदर क्या होगा, नल पॉइंटर, सभी को पता है। इसके बाद अब होता क्या है कि सपोज दैट ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, तो एक नया नोड आया। ठीक है, और उस
नोड के अंदर डेटा है एक्स एक्स, 2 टाइम एक्स है, सबको पता है यदि ये ऑर्डर्ड है तो एक्स के बाद डबल एक्स आएगा। ठीक है, तो हमें जब नोड को इंसर्ट करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं कि जो न्यू नोड होगा, ठीक है, उसके नेक्स्ट पॉइंटर में हम एड्रेस दे देंगे इस नोड वाई का। तो हमने यहाँ पर लिखा, इसको हमें टेम्पररी नोड मानना था टी, तो टी डॉट नेक्स्ट इक्वल टू वाई, इसका एड्रेस डाल दिया किसमें, टी डॉट नेक्स्ट में। इसके बाद ये इससे लिंक हो गया फर्स्ट नंबर पर। अब सेकंड जो एक्स वाला नेक्स्ट पॉइंटर था उससे हम डबल एक्स को क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। तो एक्स डॉट नेक्स्ट इक्वल टू टी, ये टेम्पररी नोड था। अब क्या होगा, अब ये नोड इस लिंक से क्या हो चुका है, सॉरी इस लिंक लिस्ट से क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, और ये जो लिंक थी ये डिलीट हो चुकी है, ये वाली लिंक। ठीक है, ये वाली लिंक क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है, इसका कोई रोल नहीं है, ये ब्रेक हो गई यहाँ से, क्योंकि यहाँ से कनेक्शन बन चुका है अब। ठीक है, तो अब उसमें 4 नोड्स हो गए और ये लिंक लिस्ट जो है वो कैसी, ऑर्डर्ड है। क्लियर, तो ये होता क्या, इंसर्शन जो हमें परफॉर्म करना है। ठीक है, डिलीशन भी सबको पता है कि कैसे डिलीशन परफॉर्म करते हैं। डिलीट करने के लिए कोई ज्यादा हेडेक वाला काम नहीं है। एक्स डॉट नेक्स्ट में डायरेक्ट एड्रेस डाल दो जेड का, एक्स डॉट जो पहले बाय था अब उसमें डाल दो किसका, जेड डाल दो, जेड का एड्रेस। ठीक है, तो ये नोट जो है इसकी लिंक ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, तो ये नोट डिलीट हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर सिंबल टेबल में डिलीशन परफॉर्म नहीं करना है, हमें सिर्फ इंसर्शन परफॉर्म करना है और लुकअप परफॉर्म करना है। तो इंसर्ट करने की प्रोसीजर सभी को पता चल गई कि पहले हम न्यू नोड को आगे वाली नोड से लिंक करेंगे, देन हम प्रीवियस नोड को न्यू नोड से लिंक करेंगे। ठीक है, देन फर्स्ट देन सेकेंड। ठीक है, अदरवाइज ये पूरी की पूरी लिंक लिस्ट ब्रेक हो जाएगी यदि मैंने इसको पहले कर दिया, तो एक्स को न्यू नोड से कनेक्ट कर दिया तो ये लिंक पूरी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट। अनऑर्डर्ड में क्या होता है कि आपको लास्ट में ही इंसर्ट करना है, जैसे वाई एक्स और जेड आ गया और सपोज दैट ए आ गया, एक नया एलिमेंट ए आ गया, तो फिर मैं इस नल पॉइंटर को हटा दूंगा। ठीक है, और आगे बना दूंगा एक नोड और इसमें लिख दूंगा ए और इसको नल पॉइंटर दे दूंगा। ठीक है, तो लास्ट में ऐड करेंगे, अनऑर्डर्ड लिंक लिस्ट में क्या करेंगे, लास्ट में ऐड करेंगे। लेकिन ये जो अनऑर्डर्ड लिंक लिस्ट होती है ना, ये स्मॉल डेटा सेट के लिए होगी। अदरवाइज हमें हर बार क्या करना पड़ेगा, इस नोट पे चेक मैचिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पर मैचिंग, देन मैच मैच करते करते लास्ट में ऐड कर पाएंगे, जाना तो पड़ेगा ना। फिर इसके बाद ऑर्डर्ड में तो जब आप परफॉर्म कर दोगे तो सबको कंडीशन चेक करके आप जा सकते हो कि यदि हमारा नेक्स्ट नोड है डबल एक्स एक्स है तो उसके बाद डबल एक्स मिल ही जाएगा, है ना। तो ये लिंक लिस्ट की बात हुई। ये मैंने आपको बताया था कि बाइनरी सर्च ट्री में ये प्रॉब्लम आती है, यदि सारे एलिमेंट 10 से नीचे हैं, तो हमें ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं एवीएल ट्री की। ठीक है, तो एवीएल ट्री में जो हाइट ऑफ ट्री होती है, ठीक है, वो -1 0 और 1 होनी चाहिए। सॉरी हाइट नहीं, किसी भी नोड की बैलेंसिंग बैलेंसिंग फैक्टर कितना होना चाहिए। ठीक है, इसको बैलेंसिंग फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, ऐसा हाइट फैक्टर। ठीक है, -1 0 और 1 होगा ट्री, जैसे हम क्या करेंगे, इसको हाई बैलेंस ट्री में कन्वर्ट कर देंगे। तो अभी हमने 10 इंसर्ट किया था तो कंडीशन हमारी ये थी, देन हमने इंसर्ट किया 7 तो कंडीशन हमारी कुछ इस तरीके से हुई। जब आया 5 तो अब ये क्या हो गया, इसकी जो हाइट बैलेंस फैक्टर है, ठीक है, वो 2 आया, इसका क्या है 1 और इसका 0। ये बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है, ये अनबैलेंस्ड है। देन इसको बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं रोटेशंस। ठीक है, रोटेशंस यूज करते हैं जहां पर फर्स्ट होता है सिंगल रोटेशन। सिंगल रोटेशन भी फर्दर 2 टाइप का होता है, एक होता है एल एल रोटेशन और सेकंड होता है आर आर रोटेशन। देन एक होता है डबल रोटेशन। ठीक है, डबल रोटेशन में क्या होता है, एक होता है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट
एल एल और आर आर रोटेशन, और दूसरा होता है आर और आर आर एंड एल एल और रोटेशन, इसे बोलते हैं डबल रोटेशन। ठीक है, तो सिंगल रोटेशन, डबल रोटेशन, ये रोटेशन हमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो रोटेशन लगेगा ये कहाँ पर हो रहा है, लेफ्ट के लेफ्ट में, तो हम एल एल रोटेशन यूज करेंगे। ठीक है, एल एल रोटेशन में बीच वाली नोट को पकड़ के सीधा घुमा देंगे, तो जब ये कन्वर्ट होगा तो बचेगा 7 ऊपर चला जाएगा, रूट नोट बन जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा 5 और राइट हो जाएगा हमारा 10। अब ये जीरो है, इसका बैलेंस फैक्टर इसका जीरो है, और जीरो माइनस जीरो, तो इसकी भी क्या है जीरो, क्योंकि इसका लेफ्ट वाली सब ट्री की हाइट जीरो और यहाँ पर भी जीरो, मतलब बैलेंस है। ठीक है, इसकी हाइट चेक करेंगे तो हो जाएगी 1 माइनस 1 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये था हमारा पैरेलल रोटेशन। इसके बाद आर आर, सॉरी, आर आर में क्या होगा, ये हमारा 15 है, 15 के बाद यहाँ पर आ गया 16 और यहाँ पर आ गया 17। ठीक है, तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे आर आर रोटेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 16 ऊपर आ जाएगा टॉप पर। और जब हम इसकी बैलेंस फैक्टर निकालें तो लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो जीरो, और राइट में क्या है 2, तो -2, इसकी क्या आ जाएगी -2, अनबैलेंस्ड है। इसमें जीरो -1 करेंगे तो मिलेगा -1, इसका है जीरो, क्योंकि ना तो लेफ्ट में कुछ है ना राइट में, तो इसकी अब 16 और यहाँ पे आ गया 15 और यहाँ पर आ गया 17, तो ये जीरो है, जीरो क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट में कुछ नहीं, तो जीरो, इसके भी लेफ्ट राइट में कुछ नहीं, तो जीरो, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू जीरो, इसका बैलेंस होता क्या है जीरो, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, इसे बोलते हैं आर आर रोटेशन। अभी डबल की हम बात कर रहे हैं एल आर की। सपोज दैट ये 10 है, ये है हमारा 12, सॉरी ये हमारा 9 और सॉरी 8 है, और 8 के जस्ट बाजू में, 8 के जस्ट राइट में क्या है 9, तो लेफ्ट के राइट में अनबैलेंस है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम आर आर रोटेशन लगाएंगे। ठीक है, सो आर आर जब अप्लाई करेंगे हम, पहले आर, ठीक है, सो 10, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो पहले हमने इस नोड के राइट में था तो हमने यहाँ पे आर आर लगाया। ठीक है, अब हम लगाएंगे एल एल। ठीक है, सो ये हो जाएगा 9, 8 और 10। अब देखो ये बैलेंस दे गया पूरा का पूरा। ठीक है, पहले क्या था, ये 2 था, ये 1 था, ये 0 था, ये अनबैलेंस था, इसके बाद भी ये क्या था, अनबैलेंस था। अब क्या हो गया, सब 0 0 हो गए बैलेंस फैक्टर। तो ये था एल आर। अब मैं बताऊंगा आर एल। ठीक है, सो ये 15 है, 15 के और राइट में है 17 और 17 के लेफ्ट में है 16। तो सबसे पहले तो हम एल एल लगाएंगे। ठीक है, एल एल अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 15, 16 और 17। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम लगाएंगे क्या, आर आर रोटेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 16, 15 और 17। ठीक है, ये हो गया बैलेंस्ड। ठीक है, पहले ये 2 था, ये 1 था, ये 0 था, फिर ये 2 था, 1 था और ये 0 था। अब क्या हो गया, 0 0 0, ये बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हमें रोटेशन परफॉर्म करने हैं, बट ये जो नोड होंगे, इन नोड में पूरी की पूरी स्ट्रिंग्स होगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने बाइनरी सर्च ट्री के 2 टाइप पढ़े होंगे, एक था हमारा बी ट्री और एक था बी प्लस ट्री। ठीक है, 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे हम नंबर ऑफ कीज रखते हैं। तो यहाँ पर जो बाइनरी सर्च ट्री होगा वहीं पर जो नोड होते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर नोड में सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी 7 एट्रीब्यूट्स की आपके। ठीक है, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, इसमें स्टोर होंगे। देन उसके बाद आप लेफ्ट राइट करोगे, किसके बेसिस पर, आपके इस पर्टिकुलर नेम के बेसिस पर, आपकी जो नेम नाम की जो फील्ड होगी ना, उसके बेसिस पर आप इसको ऑर्डर करोगे बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है,
क्लियर। ट्री में इंसर्शन कर रहे हैं एबीएल ट्री में, वैसे ही हम डिलीशन भी परफॉर्म करेंगे। यदि हमारे किसी भी एलिमेंट को आपने डिलीट किया, तो सबको पता है कि बाइनरी सर्च ट्री में डिलीशन कैसे परफॉर्म करते हैं। यदि 10 नोड है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 5, यहाँ पे है 20, और इस नोड का कोई भी ना तो लेफ्ट चाइल्ड है राइट चाइल्ड, तो इस 20 को डायरेक्ट डिलीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन किसी नोड को आप डिलीट कर रहे हो, ठीक है, 5, 20 और 21, ये बैलेंस्ड है ना। ये हो जाएगा -1, 0, -1 और 0। आपने इस 21 को डिलीट, सॉरी, आपने इस 20 को डिलीट कर दिया, ठीक है, तो इसका इन ऑर्डर मतलब इसका जो इन ऑर्डर सक्सेसर होगा, इन ऑर्डर सक्सेसर मतलब 20 के बाद क्या आने वाला है 21, तो इस 21 को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो इसके बाद ये जो सिचुएशन होगी वो होगी हमारी 10, 5 और 21, ठीक है, यदि एक चाइल्ड है तो। और यदि दो चाइल्ड है, सपोज दैट यदि हमारा केस बन रहा है, ये केस नंबर 1 था, ठीक है, ये था हमारा केस नंबर 2, अब आया हमारा केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या होगा, सिर्फ 10 है, ठीक है, और यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 20, तो मुझे 10 को डिलीट करना है, ठीक है। तो फिर हम इन ऑर्डर सक्सेसर देखेंगे, ठीक है, आप प्रीडिसेसर भी ले सकते हो एन और सक्सेसर भी ले सकते हो। तो दो केस बन सकते हैं, या तो आप प्रीडिसेसर लोगे तो आ जाएगा 5 और ये राइट में 20, और यदि सक्सेसर लोगे तो आ जाएगा 20 और लेफ्ट में आ जाएगा 5। दोनों में से कोई भी केस आप ले सकते हो, ठीक है, ये और वाला केस है, ठीक है। तो ये थी कहानी हमारे बाइनरी सर्च ट्री की और एबीएल ट्री की, क्लियर।